क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 क्लास 11th नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चंस आप पक्के तौर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसमें हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे 15.1 मैं आपको प्लाज्मा पढ़ा चुका हूं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का भी हमने एक वीडियो किया जिसमें हमने इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करी। आज एक छोटा वीडियो और करेंगे और ये जो अगला पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी में जो कि ल्यूकोसाइट्स के बारे में है, जिसे आप वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इनके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ये जो डायग्राम है इसको डिस्कस करेंगे और यहां से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और 12th में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा जिसे हम कहेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसका एक बहुत सब्सटेंशियल और बहुत बड़ा पार्ट है द इम्यून सिस्टम। और WBCs की इम्यूनिटी में क्या इंपॉर्टेंस है वो यहां से हम बेस बनाएंगे ताकि इस नॉलेज को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें क्लास 12th में, और ये उस चैप्टर में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जैसा हमने कहा कि वाइट ब्लड सेल्स, जैसा आपने आरबीसी में एक चीज देखा था कि आरबीसी मैच्योरिटी में इट डज नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। थ्रोम्बोसाइट्स एक और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो कि फ्रेगमेंट हैं किसी एक बड़े सेल के, उनके बारे में हम एक और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप WBC के बारे में कोई एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वो ये जानिए कि इनमें से जितने भी WBCs हैं, I am talking about all WBCs. all WBCs, और WBCs ल्यूकोस का मतलब वाइट होता है, साइटोस का मतलब सेल होता है। इनके लिए हमने शब्द क्या इस्तेमाल किया? ल्यूकोसाइट। ये सारे के सारे न्यूक्लिएटेड हैं, they are nucleated. Now this is point number 1 that I want everybody to understand absolutely clearly. जैसा मैंने आपसे कहा कि RBC मैच्योरिटी पे न्यूक्लिएटेड नहीं था, लेकिन अब की बार हम WBC की बात कर रहे हैं। All WBCs are nucleated. एक और चीज समझिए, like them, like RBC, again all WBCs will be formed in the bone marrow. ये भी किस में बनेंगे? बोन मैरो में बनेंगे। इसमें मैं एक एस्टेरिक्स मार्क लगा रहा हूं। एक सेल पढ़ाऊंगा आपको, लिम्फोसाइट, जो बाद में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रोलिफरेट करेगा। इनिशियली तो ये भी प्रोजेनाइटर सेल से बोन मैरो में ही बनेगा, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में ये प्रोलिफरेट कर सकता है। इनमें कुछ मेमोरी सेल्स बनते हैं और फिर वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं, मतलब अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें इन जनरल तो हम ये देखेंगे कि आरबीसी भी बोन मैरो में बने, WBCs भी बोन मैरो में बने। ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में क्या नुआंस है, और इसके अलावा बाद में देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइट्स भी बोन मैरो में ही बनते हैं। दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक और चीज शुरू में ही हम देख लेते हैं, वो ये है कि ये जो WBCs हैं इनका लाइफ स्पैन ज्यादातर केसेस में कुछ घंटों से कुछ दिन के बीच में होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट सम आवर्स एंड सम डेज। इस बीच में वेरिएशन होगा इनके लाइफ स्पैन में। आपने देखा था कि जो मैच्योर आरबीसी है उसका जो लाइफ स्पैन है ऑन एन एवरेज 120 दिन था। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत वेरिएबल होगा, लेकिन नीट यूजी के लेवल पर हर एक का कितना लाइफ स्पैन है उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि आवर्स टू डेज, इस तरह से इनका क्या है, इनको हमने करा कि ये इनका लाइफ स्पैन है। तो ये 2-3 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये मेरे इनिशियल डिस्कशन में आ गए। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा वो पॉइंट आएगा TLC। तो शब्द देखिए, मैंने लिखा TLC। इस TLC का मतलब क्या है? इस TLC का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर हम ये कहें कि 1 mm³ ब्लड में टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, इसका मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूं पर mm³
कितना नंबर है। और आपने आरबीसी में देखा था कि ये नंबर 5 मिलियन है। 50 लाख आरबीसी 1 mm³ में होता है ब्लड के, एंड दैट मेड आरबीसी द मोस्ट कॉमन सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉमन सेल कौन सा था बेटे? आरबीसी था। यहां पर हमने कहा ये नंबर बहुत कम है। आरबीसी के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो डब्ल्यूबीसीज का नंबर बहुत ही कम है, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है। डब्ल्यूबीसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले ही यहां पर लिख लेते हैं कि आपकी बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को फाइट करने की ताकत है, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं, दिस इज द फंक्शन दैट इज बेसिकली ब्रॉडली द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अगर आप ये कहेंगे कि डब्ल्यूबीसीज का कोई एक फंक्शन बताइए तो वो ये रहा, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए इनकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। सो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की ही फिगर लूं तो 6000 to 8000 ये नंबर आपकी एनसीईआरटी में रेंज दिया हुआ है। एक चीज याद रखिएगा बेटे, यहां पर बी प्रैक्टिकल। आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बनता है, इसीलिए आपको जो पहली वैल्यूज याद होनी चाहिए वो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दी हुई वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये वैल्यू ठीक भी है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आप और जगह टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, मेडिकल में भी जाकर के पढ़ेंगे या लैब की रिपोर्ट्स देखेंगे तो 4000 से 10,000 या 4000 से 11,000 ये एक आपको रेंज देखने को मिलती है। लेकिन इसी रेंज के अंदर ये इंक्लूड है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये कहा कि ये बात ठीक है, इसी रेंज में हम जो रेंज सोचते हैं उसी रेंज में एनसीईआरटी की भी रेंज है। सो यही वो फिगर है जिसे हम याद करेंगे। सो पहली चीज साथ के साथ याद कीजिए कि टीएलसी, जब आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें टीएलसी लिखा होगा, आपको ये पता होगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितने हैं। तो मान लीजिए किसी का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट केवल 2000 है। सो हमने ये कहा कि डब्ल्यूबीसी का नंबर केवल 2000 है। बहुत कॉमनली वायरल इंफेक्शंस में देखने को मिलता है। तो डेंगू जैसी बीमारी में, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी में आप ये देखेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। तो डॉक्टर्स इसीलिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, उन्हें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि ये क्या इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकोपीनिया। तो शब्द समझिए, इसको हमने क्या कहा? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब ये हुआ कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो डिक्रीज हो गई है। सो डब्ल्यूबीसी काउंट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इस कंडीशन को हमने क्या कहा बेटे? ल्यूकोपीनिया कहा। इसी तरह से मान लीजिए किसी में 17,000 काउंट है, तो इसका मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो गई है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। सो बड़े ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। सो ल्यूकोसाइटोसिस में हमने कहा इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट विल बी इन रिएक्शन टू सम कंडीशन इन द बॉडी। एक और एबनॉर्मेलिटी है जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लाखों में पहुंच सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह होगी कि वहां पर इम्यूनिटी एक्चुअली नहीं होगी, कम होगी इम्यूनिटी। सो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में मदद करता है, मैं एक अभी अब नॉर्मेलिटी बता रहा हूं जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट 1-1.5 लाख हो सकता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को क्या है? इम्यूनिटी की कमी है, और वो जो है डब्ल्यूबीसी फंक्शनल नहीं है। ये कैंसरस कंडीशन है। इस कैंसर कंडीशन को हो सकता है आपने नाम सुना हो, ल्यूकीमिया कहा जाता है। सो ल्यूकीमिया, देखिए लिम्फोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया दोनों में फर्क समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको यह बताया कि यहां काउंट एबनॉर्मली बहुत ज्यादा हाई है, और दूसरा ये सेल काम नहीं कर पा रहे हैं, ये नंबर ही नंबर बढ़ गया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1 लाख डब्ल्यूबीसी हो गए तो उसमें बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगी? इम्यूनिटी हो जाएगी। इस तरह का कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। हमें यह समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से हम बात कर रहे हैं। देखिए एक और चीज समझिए, आपको याद है जब मैंने आपसे कहा था कि आप ब्लड का सेडिमेंटेशन करिए, अगर आपने टेस्ट ट्यूब में ब्लड का सेडिमेंटेशन किया तो आरबीसी नीचे की तरफ आ जाते हैं।
सो आरबीसी करीब करीब यहाँ नीचे की तरफ सारे के सारे सेडिमेंट हो जाएंगे। इसी चीज में हमने कहा था कि इसीलिए ब्लड का हेमाटोक्रिट आरबीसी डिसाइड करता है। और ऊपर की तरफ स्ट्रॉ कलर की ऊपर की तरफ जो है वो प्लाज्मा आ जाएगी। सो आई होप यू आर एबल टू सी दिस। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका ताकि दिखाई दे, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, इतना डार्क होगा नहीं, लेकिन स्ट्रॉ कलर की आपने कहा कि यहाँ पर प्लाज्मा आ गई। ये बीच में जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये वाइट कलर का एक इंटरमिंगलिंग, ये बीच का जो रीजन है इसे हम बफी कोट कहते हैं। सो यहाँ पर आपको इस बफी कोट में आपको WBC और प्लेटलेट दिखाई देंगे। सो इसीलिए एक वजह यह भी है कि आप वाइट ब्लड सेल कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वाइट ब्लड सेल। सो आपको ये बफी कोट समझ में आ गया। आपने कहा कि ये भी वाइटिश है और ये बीच की एक लेयर है। यहाँ पर क्या आ गई बेटे, प्लाज्मा आ गया। यहाँ पर कौन आ गए, RBC आ गए। क्योंकि RBC का नंबर बहुत ज़्यादा है तो हमने कहा कि वर्चुअली जो हेमाटोक्रिट है वो RBC डिसाइड करते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करते हैं इन पर्टिकुलर WBCs को। सो WBCs को क्लासिफाई करने का तरीका, कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो आपकी NCERT में दिया हुआ है उसमें यह है कि आप ये देखिए कि इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स हैं कि नहीं है। सो आर द ग्रेन्यूल्स सीन ऑन माइक्रोस्कोपी, क्या माइक्रोस्कोपी पे इन जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। अगर दिखाई देते हैं तो आप उन्हें कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। तो आपने उन्हें क्या कहा, ग्रेन्युलोसाइट्स। और अगर दिखाई नहीं देते हैं तो आपने उन्हें कहा एग्रेनुलोसाइट्स। सो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। आप फर्स्ट ईयर MBBS में जब जाएंगे तो एक और क्लासिफिकेशन स्कीम देखेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द लीनिएज, जिससे ये बनते हैं कि माइलॉयड है लीनिएज या कोई और लिम्फॉयड लीनिएज है। उस तरह की चीज़ें अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं वही स्कीम फॉलो कर रहा हूँ जो आपकी NCERT में दिया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि या तो ग्रेनुलोसाइट्स होंगे या एग्रेनुलोसाइट्स होंगे। ग्रेनुलोसाइट्स में आपको जो सेल्स दिखाई देंगे एक को हम कहेंगे न्यूट्रोफिल। अब देखिए मैं ग्रेनुलोसाइट्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर रहा हूं। सो एक ग्रेनुलोसाइट तो कौन है, न्यूट्रोफिल है। ये न्यूट्रोफिल सबसे कॉमन WBC है। मैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो सबसे कॉमन WBC आपको दिखाई देगा वो न्यूट्रोफिल दिखाई देगा। सो हमने कहा न्यूट्रोफिल सबसे कॉमन है, 60 to 65% इज न्यूट्रोफिल काउंट। इसके अलावा आप देखेंगे कि और ये न्यूट्रोफिल इसलिए कहा जाता है कि इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं दे आर न्यूट्रल टू द डाई। सो दैट मीन्स कि बेसिकली एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से स्टेन हो जाते हैं और बड़े लाइट कलर के स्टेन से आपको साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे। एक और चीज समझिएगा बेटे, इसके अलावा एक और सेल आपको दिखाई देगा, उसे आप कहेंगे इओसिनोफिल। सो एक और सेल जो आपको दिखाई दिया उसे आपने कहा इओसिनोफिल। इसको आप कई बार एसिडोफिल भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है, उस डाई का नाम है इओसिन। इनका जो नंबर है वो 2 से 3%। सो ये एक रेंज है, हर बार आप क्रॉस चेक कीजिए आपकी NCERT में क्या रेंज दी हुई है, दैट इज द रेंज दैट वी हैव टू फॉलो। सो हमने कहा इओसिनोफिल एक और ग्रेनुलोसाइट है। और तीसरा एक और ग्रेनुलोसाइट है, इसे हम कह रहे हैं बेसोफिल। इसको हमने क्या कहा, बेसोफिल। इसका मतलब ये बेसिक डाई से स्टेन होता है और उस बेसिक डाई का नाम जो कॉमनली यूज की जाती है वो है मिथाइलिन ब्लू। उसके साथ करते हैं दे आर द रेयरेस्ट एंड दे विल ऑलवेज बी लेस देन 1%। 1% से कम कौन होंगे बच्चे, बेसोफिल होंगे। सो यहां पर देखिए सबसे कॉमन WBC कौन सा है। एक क्वेश्चन ये बन गया विच इज द मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, विच इज द मोस्ट रेयर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, वो कौन सा है, बेसोफिल।
जब आप ए ग्रेनुलोसाइट्स पर आते हैं, आपने जब इनको स्टेन किया, माइक्रोस्कोप से देखा तो साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो तरह के हैं, एक को आप कहेंगे लिम्फोसाइट्स, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, आप 12th में पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं टी सेल और एक को हम कहते हैं बी सेल। एक को हमने कहा टी लिम्फोसाइट, एक को हमने कहा बी लिम्फोसाइट। अभी इनके बारे में और देखेंगे, ये करीब 20 से 25%। सो इनका जो काउंट है, इनका जो परसेंटेज है वो 20 से 25% होगा। कुछ कंडीशंस में हर एक का अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो हमें पता चल सकता है इस काउंट से कि कौन बढ़ा कौन घटा, उससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन होगा। और ये वो सेल्स हैं जिनकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। सो जो इनका फंक्शन है बॉडी में वो ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, किसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अलावा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दैट इज द फंक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लिम्फोसाइट्स। और एक और जो ए ग्रेनुलोसाइट है इसका नाम है मोनोसाइट, और ये जो मोनोसाइट है, इस मोनोसाइट में इसका नंबर 6 से 8% है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोबारा इम्यूनिटी में। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक सेल। मोनोसाइट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, दिस इज द लार्जेस्ट WBC। न्यूट्रोफिल इज द सेकंड लार्जेस्ट WBC। The most common WBC is neutrophil. The second commonest WBC is the lymphocyte. The rarest of the WBC is basophil. अब आपके सामने ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं है। अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें WBCs हैं कितने, हम ये देख रहे हैं कि कितनी तरह के WBCs है, कितने परसेंटेज है। इसको DLC कहते हैं। तो जब आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक TLC टेस्ट होता है, एक DLC, और L और C का तो मतलब हमें पहले से ही पता है, ल्यूकोसाइट काउंट है, और D का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। सो ये मैंने आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कराया। इंटरेस्टिंगली एक और चीज देखिए, ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, खास तौर पे जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर अभी हम देखेंगे। वो फीचर है इनका जो न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज है, न्यूक्लियस की शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द न्यूक्लियस इन द ग्रेनुलोसाइट। यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका केवल ग्रेन्यूल्स ही नहीं है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह का इनका न्यूक्लियस है। सो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, हम हर एक WBC में आपको यह बता चुके हैं कि न्यूक्लिएटेड होता है, हर WBC न्यूक्लिएटेड होता है। तो अब उस न्यूक्लियस के हिसाब से भी उसकी पिक्यूलैरिटीज हमें समझनी होंगी। इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने पासिंग रेफरेंस आपसे यह कहा था कि कुछ सेल्स जो हैं वो माइलॉइड लिंकेज के हैं, अगर आपको याद आ रहा है। कुछ को मैंने कहा था लिम्फॉइड लीनिएज के हैं। मैं बोन मैरो में किस तरह के सेल से बन रहे हैं, कौन सी लीनिएज है, उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो ये जो लिम्फॉइड जो सेल्स हैं, ऑब्वियसली इसमें आपको पता चल गया कि एक तो लिम्फोसाइट्स आएंगे, इसके बारे में हमें पता ही है, हमें पता है ये दो तरह के होते हैं, एक को आप कहते हैं टी सेल्स, एक को आप कहते हैं बी सेल्स। तो आप में से जो भी बच्चा ड्रॉप कर चुका है, जो कि पढ़ चुका है 12th में, जो 11th में है, अभी इस तरह का जो मैं अगले 2 मिनट में बात करूंगा उसको आप स्किप कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अगर आप पास आउट हैं तो याद कीजिए कि लिम्फोसाइट दो तरह के हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। और ये जो टी सेल्स हैं इनमें भी कई तरह के होते हैं, एक को आप टी साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं, एक को आप टी हेल्पर सेल कहते हैं, एक को आप टी सप्रेसर सेल कहते हैं। सो ये थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बी सेल में भी जो फंक्शनल सेल होता है, जो इफेक्टर सेल होता है, उसे प्लाज्मा सेल कहा जाता है, उसको प्लाज्मा सेल कहा जाता है। दोनों में कुछ मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये मुश्किल नहीं है। जो पहली बार 11th के बच्चे इसको देख रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, 12th में आपको ये काम बहुत आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर कोई भी बच्चा देख रहा होगा, इसलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। इसमें एक और सेल आएगा जो याद दिला दूं मैं आपको, इसका नाम है नेचुरल किलर सेल। इस सेल को NK सेल कहा जाता है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है। सो नेचुरल किलर सेल, थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे कि किस तरह से और कुछ सेल्स हमें पता होने चाहिए। सो आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आई एम नॉट गोइंग इनटू अननेसेसरी डिटेल्स हियर। यहाँ पर क्योंकि ये अभी भी हमारे 12th से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस स्कीम को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि चलिए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से ग्रेनुलोसाइट्स हैं WBCs में? ग्रेनुलोसाइट, ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रोफिल है, बड़ा सेल है, न्यूट्रोफिल है। इस न्यूट्रोफिल में खास बात क्या है? तो मैंने कहा ये सेल क्या है, ये न्यूट्रोफिल है। आप इसका नंबर जानते हैं। इसमें अगर आप न्यूक्लियस देखें तो इसको खास तौर पे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल कहा जाता है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, PMNL। सो PMNL, सो देखिए P मॉर्फो के लिए M, न्यूक्लियर के लिए N और ल्यूकोसाइट के लिए हमने क्या कहा? L, ल्यूकोसाइट। हालांकि मैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर शब्द जो है वो सारे WBCs के लिए यूज करना चाहूंगा, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो खास तौर पे ध्यान ये रखिए कि हम न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। अगर आप देखें तो आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं साइटोप्लाज्म में, छोटे छोटे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ग्रेन्यूल्स। इस पर्टिकुलर जगह पर अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल है, लेकिन इनको कनेक्टेड देखिए, दे आर मल्टी लोब्ड। इनमें हमने ये कहा कि जनरली आप देखेंगे 3 से 5 लोब्स हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर 2 से 7 लोब्स का भी हो सकता है। ये आपको न्यूट्रोफिल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो न्यूट्रोफिल के बारे में आपको जानना जरूरी है कि वो फैगोसाइटिक है। सो इट इज अ फैगोसाइटिक सेल। ये फैगोसाइटिक है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट। तो जब भी बॉडी में बैक्टीरिया इंक्रीज होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो आप ये देखेंगे कि न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाता है और न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ने को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। सो दिस इज द इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल काउंट। अब आपको समझ में आ रहा है कि ब्लड टेस्ट से सिंपल कैसे पता चल सकता है कि किस तरह की समस्या है। ये जो फैगोसाइट है, ये फैगोसाइट रेडीमेड है, ये रेडीमेड है और इसका मतलब ये है कि इसको और ज़्यादा किसी तरह से डिफ्रेंशिएट होने की ज़रूरत नहीं है फैगोसाइटिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और ये किस तरह के इन्फेक्शंस में बढ़ता है, इस सेल को आप न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये सबसे कॉमन WBC है, ऑब्वियसली सबसे कॉमन ग्रेनुलोसाइट तो होगा ही। सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है कि आपको याद आ रहा है थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि लार्जेस्ट WBC कौन सा है। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। अगर आप यहां पर बड़े ध्यान से देखें तो यहां पर ग्रेन्यूल्स देखिए, इस वाले सेल के आप ग्रेन्यूल्स देखिए। इन ग्रेन्यूल्स में पिंक स्टेन है और ये जो पिंक स्टेन है ये एसिडिक डाई से स्टेन आता है, इसका नाम है इयोसिन। सो वो जो डाई से आपने स्टेन किया उसका नाम है इयोसिन और इसीलिए इस वाले सेल को आपने क्या कहा? इयोसिनोफिल कहा। सो इयोसिनोफिल कहा। फिल का मतलब फिलिक, फिलिक का मतलब लविंग। किस तरह की डाई के साथ में ये स्टेन होता है, तो ये इयोसिनोफिल है। बड़े ध्यान से देखिए और इसमें कैरेक्टरिस्टिक बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। सो बड़े ध्यान से देखिए, आपको एक बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। याद रखिए ज्यादातर ये जितने भी सेल है आवर्स टू डेज इनकी लाइफ स्पैन है। याद रखिए सारे के सारे न्यूक्लिएटेड हैं। ये चीज बार बार अभी नहीं बताएंगे, आपको एक बार बता चुके हैं। अब आपको उम्मीद है ये सारी चीजें याद होंगी। अब हम ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर इयोसिनोफिल काउंट है ये इंक्रीज होंगे बेटे एलर्जीज में। सो दे विल बी इंक्रीज्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जीज में ये इनका नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा, खास तौर पे जो बड़े पैरासाइट्स होते हैं। सो हम ये बात कर रहे हैं बड़े पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं, खास
खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो वार्म इन्फेस्टेशंस हैं उनमें आपको इयोसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। इसी तरह से एक और एलर्जी जैसे अस्थमा है, उसके अंदर भी आपको इयोसिनोफिल काउंट इंक्रीज मिलेगा। सो दे आर इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। खास तौर पे याद रखिएगा जो लार्जर पैरासाइट्स हैं उनके खिलाफ इयोसिनोफिल काफी बढ़िया काम करते हैं, और उनमें जैसे खास तौर पे कहते हैं बच्चे के पेट में अगर मान लीजिए कीड़े हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इयोसिनोफिल काउंट इंक्रीज हो सकता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये जो सेल है ये बेसोफिल है। इसके बारे में मैं दोबारा लिख देता हूं, दिस इज रेयरेस्ट। ये क्या है? रेयरेस्ट है। इट इज लेस देन 1%। इसको मैंने दोबारा लिख दिया। ये इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स को रिलीज करेगा और एलर्जीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये कहा कि इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर जो मॉलिकेमिकल्स हैं उनको ब्लड में रिलीज कौन करता है? उनको ब्लड में कौन रिलीज करता है? बेसोफिल। ये लाइन मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, सो बड़े ध्यान से बात समझिए। ब्लड के अंदर की बात कर रहा हूं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स ब्लड में कौन रिलीज करता है तो उसका आंसर बेसोफिल है। तो जो पास आउट स्टूडेंट हैं वो समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, क्योंकि एक और सेल है मास्ट सेल जो आप 12th में पढ़ेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स को रिलीज करता है लेकिन ब्लड में नहीं, वो टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। सो वो टिश्यूज में प्रेजेंट होता है बेटे। इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताया कि एग्जाम में देख लीजिएगा कि कहीं क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि ब्लड में कौन रिलीज करता है तब हम ये कहेंगे कि ये काम कौन करता है? बेसोफिल। और वो कौन है? दे आर हिस्टामिन। सो दो के बारे में मैं आपको बात बता देता हूं। दे आर हिस्टामिन, दे आर हेपेरिन। मुझे पता है आप लोग जानते हैं कि सेरोटोनिन भी होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सेरोटोनिन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात किसकी करेंगे? हिस्टामिन और हेपेरिन की करेंगे। इसमें जो हिस्टामिन है बेटे, ये इसको याद रखिएगा। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, सर सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है कि वेसोडाइलेटर है। मान लीजिए आपको पता लगा कि ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। अभी 12th के लेवल पर बहुत ज्यादा सेरोटोनिन नहीं पूछा जाएगा, हिस्टामिन जरूर पूछा जाएगा। हिस्टामिन बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर है और ये बेटे वेसोडाइलेटर है, इसको आप भूल नहीं सकते। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हिस्टामिन इज अ वेसोडाइलेटर। ये वेसोडाइलेटर है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में 5 चीजें होती हैं बेटे। उस जहां पर इन्फ्लेमेशन होती है वहां सूजन आती है, इडीमा, वहां पर थोड़ा सा स्वेलिंग आती है। इसके अलावा वहां पेन होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेडनेस होती है और उस जगह को अगर आप टच करेंगे तो वो गर्म दिखाई देती है एंड उस अफेक्टेड पार्ट को यूज नहीं किया जा सकता। सो स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गई, पेन हो गया, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एंड द इनेबिलिटी to use the affected part. These are the 5 things that actually define clinically what is called as the inflammation. और उस inflammation का important mediator कौन है बच्चे? हिस्टामिन। और हिस्टामिन के बारे में आपने क्या याद रखना है बच्चे? वेसोडाइलेटर। अगर ब्लड में हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो उन आर्टरीज के अंदर प्रेशर गिर जाएगा। आर्टरीज का काम, उनके अंदर प्रेशर इसलिए होता है ताकि ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच सके। अगर आर्टरीज के अंदर प्रेशर गिर गया तो ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑर्गन्स मरना शुरू हो जाएंगे। इसको आप शॉक कहते हैं, SHOCK। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हियर। सो हमें यह समझ में आ गया। और एक और चीज याद रखिएगा, ये जो हेपेरिन है, ये हेपेरिन आप सब जानते हैं ये एंटी कोएगुलेंट है। ये एंटी कोएगुलेंट है और WBCs जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड वेसल से बाहर निकल सकते हैं, ये एंटी कोएगुलेंट फंक्शन उसमें भी उनकी मदद करता है। सो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने करी। आप बड़े ध्यान से देखिए, एक बार पूरी की पूरी स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए। आपके सामने WBCs, ग्रेनुलोसाइट्स। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आप समझ गए कि हम बात करेंगे WBCs में ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करेंगे। मैं नीचे वाले सेल की
पहले बात करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। ये जो सेल अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बी सेल है, करीब करीब इसी तरह का एक टी सेल भी होता है। सो हम 12th में पढ़ेंगे बी सेल और टी सेल। जो पास आउट स्टूडेंट है, मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उनको ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटे, सिंपल सी बात ये याद रखिए, जो लोअर क्लासेस में आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी है वो इन लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। दो आर्म समझ लीजिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक बी लिम्फोसाइट्स होती है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये शब्द आपने व्हाई डू वी फॉल इल 9th में भी पढ़ा है। और एक टी सेल है जो कि कुछ तो काम वैसा ही करते हैं लेकिन एंटीबॉडीज जैसी चीज सिक्रीट नहीं करते हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कोविड के खिलाफ भी आपको पता है एंटीबॉडीज भी बनती हैं, टी सेल भी काम करते हैं। आपने अगर सुना हो न्यूज़ में तो जरूर आपको बेसिक आइडिया होगा। सो ये इसमें जो आपको चीज़ पहचाननी है वो ये देखिए कि सेल के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस है, बीच में एक बड़ा न्यूक्लियस है, काफ़ी सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और उसकी वजह से हुआ ये है कि जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफ्री में चला गया है। कैन यू सी दिस? एक पेरिफेरल रिम लाइक साइटोप्लाज्म है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा न्यूक्लियस है, बहुत सारी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है और ये पेरीफ्री में हमने ये कहा कि साइटोप्लाज्म पहुंच गया है। इस तरह से आप सिंगल है, कोई लोब नहीं है, मल्टी लोब्ड नहीं है, आपको साइटोप्लाज्म में माइक्रोस्कोप के अंदर ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक ग्रेनुलोसाइट है और आपने इसके न्यूक्लियस को पहचाना, ये आपका एक तरह का स्फेरिकल न्यूक्लियस है। दिस इज स्फेरिकल या ओवल थोड़ा सा हो सकता है। और हमने ये कहा कि इसमें रिम लाइक बाहर की तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बच जाता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। दो तरह के सेल होंगे, एक को हमने कहा टी सेल, एक को हमने कहा बी सेल। इनका नंबर एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, 20 to 25%। और हमने ये कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। और इसको अब हम आगे का डिस्कशन 12th के लिए छोड़ देते हैं। आई होप दिस सेल इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए ऊपर वाले सेल के बारे में बात करते हैं। ये लार्जेस्ट WBC है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये लार्जेस्ट WBC है और ये जो लार्जेस्ट WBC है इसमें पहचानिए इसका न्यूक्लियस। देखिए ग्रेन्यूल्स इसके पास भी नहीं है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में यहां भी आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस है आप देखिए ये बीन शेप्ड है या इसको कई बार आप किडनी शेप्ड कैसे भी बोल दीजिए। क्या आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? ये जो इस तरह का न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है इसे हमने कहा बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस लार्जेस्ट WBC है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन था बेटे? न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल का काम क्या था? न्यूट्रोफिल का काम क्या था अगर आपको याद आ रहा हो? फेगोसाइटिक। तो ये तो लार्जेस्ट है, ये भी खाएगा बैक्टीरिया को। सो दिस मेक्स सेंस। द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट WBCs आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर फेगोसाइटोसिस। सो अभी मैं इसी लेवल पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ही फेगोसाइटोसिस कैरी करते हैं, लेकिन आप नीट UG एंट्रेंस दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि WBCs में सबसे ज्यादा फेगोसाइटोसिस के लिए अडेप्टेड सेल कौन से हैं? तो आपको दो का नाम याद रखना है, एक न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट। ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट भी हमने कहा क्या है? फेगोसाइटिक है। ये भी फेगोसाइटिक है लाइक न्यूट्रोफिल। लेकिन यहां पर एक अंतर है, इट कम्स आउट ऑफ कैपिलरीज। ये ब्लड में कैपिलरीज से बाहर निकलता है, टिश्यू में पहुंच जाता है और वहां जाकर के इट गेट्स डिफरेंशिएटेड, वहां जाकर के स्पेशलाइज्ड हो जाता है इनटू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल। इसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। अब आप याद कीजिए, आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यूज में, एरियोला टिश्यू में इस मैक्रोफेज का डायग्राम पढ़ा है। और ये मैक्रोफेज एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक है और ये हालांकि रेडीमेड नहीं है, ये बनता है, लेकिन इसकी फेगोसाइटिक कैपेबिलिटी न्यूट्रोफिल से भी ज्यादा है। सो ये आपको मैंने सारे WBCs कराए, एक बार बड़े ध्यान से देख लीजिए। न्यूट्रोफिल के बारे में समझ लीजिए, ध्यान रखिए, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा, हमने कहा मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है।
फैगोसाइटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काउंट बढ़ता है। न्यूट्रोफिलिया का मतलब हमें समझ में आया। इयोसिनोफिलिया एलर्जिक कंडीशंस में होगी, बड़े पैरासाइट्स के खिलाफ ये इनका नंबर बड़ा इंक्रीज होता है। इन्फ्लेमेशन में हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करते हैं। बेसोफिल रेयरेस्ट डब्ल्यूबीसी है, जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट है, फैगोसाइटिक है, और ये बाहर निकल करके ये डिफरेंशिएट होता है मैक्रोफेज में। और फिर हमने कहा कि एक और सेल है, इसे हमने कहा लिम्फोसाइट, और किस तरह से लिम्फोसाइट आपकी मदद करते हैं। तो अब फाइनली अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये एक ब्लड की स्लाइड है। इस तरह से जब आप किसी की ब्लड स्लाइड देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको बहुत सारे आरबीसीज दिखाई दे रहे हैं, आपको छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं प्लेटलेट्स। और यहां पर जब आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो मल्टी लोब्ड जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पे देखिए यहां पर ये पूरा मैच्योर हो चुका है। ये देखिए यहां से ये कनेक्शन, ये देखिए ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये देखिए बेटे दिस इज अ सेल। ये सेल मुझे समझ में आ गया कि इट हैज टू बी अ न्यूट्रोफिल। ये सेल क्या होना चाहिए? न्यूट्रोफिल होना चाहिए। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। इयोसिनोफिल में 2 से 3 लोब न्यूक्लियस हो सकते हैं। सो अब हमने इयोसिनोफिल इज बाई लोब न्यूक्लियस। बेसोफिल में 2 या 3 लोब हो सकते हैं। इसको दोबारा समझ लीजिए, शायद ये पॉइंट मैं उस जगह नहीं बता पाया, लेकिन अब बता रहा हूं कि जब आप न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो इयोसिनोफिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाइलोब न्यूक्लियस होता है, यहां पे 2 से 3 लोब न्यूक्लियस होते हैं। आप देख लीजिए यहां पर ग्रेन्यूल्स हैं, उनमें पिंक स्टेन है, बड़े आराम से आप देख पा रहे हैं। आपको एक लोब न्यूक्लियस ये दिखाई दे रहा है, ये कनेक्शन देखिए, और एक और लोब न्यूक्लियस का ये दिखाई दे रहा है। आपको समझ में आ गया कि ये क्या है? ये इयोसिनोफिल है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल में एक लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस, पेरिफेरल में रिम लाइक साइटोप्लाज्म। इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि ये लिम्फोसाइट होना चाहिए। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा डायग्राम नहीं है, ये बहुत बड़ा सेल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें किडनी शेप न्यूक्लियस होगी, दिस वुड बी मोनोसाइट। ये चीज क्या होगी बेटे? मोनोसाइट होगी। चलिए अब फाइनली आपकी एनसीईआरटी पे चलते हैं। सो एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है क्योंकि कलरलेस है, हीमोग्लोबिन नहीं है, सारे न्यूक्लिएटेड हैं, इनका नंबर टीएलसी इतना है, दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। मैंने आपसे कहा आवर्स टू डेज इनकी लाइफ स्पैन है। 2 मेन कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, और इसके अलावा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट है। डिफरेंशियल काउंट देखिए, न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट है 60 to 65%, बेसोफिल लेस देन 1%, मोनोसाइट 6 to 8%, इयोसिनोफिल 2 to 3%, और अगर आप देखेंगे तो लिम्फोसाइट 20 to 25%। इसके अलावा हमने ये कहा कि न्यूट्रोफिल के बारे में और मोनोसाइट के बारे में फैगोसाइटिक है जो कि एंगल्फ करते हैं। बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, हिपेरिन, और जैसा कहा कि सेरोटोनिन इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी, और ये भी रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को और एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। इयोसिनोफिल और लिम्फोसाइट्स में हमने कहा 2 मेजर फॉर्म है, बी और टी, और दोनों के दोनों जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि यहां पर फिर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है, ये न्यूट्रोफिल है। इसको पहचानना बहुत आसान है, आपको सिंगल किडनी शेप्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इनको भी पहचानना बहुत आसान है, सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस है और पेरिफेरल रिम लाइक साइटोप्लाज्म है। यहां पर देखिए ये बेसोफिल है, अगर आप देखें तो इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ब्लू कलर के हैं, मिथाइलिन ब्लू से। ये कैरेक्टरिस्टिक देखिए बेटे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपको यहां पर ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी ने ईयरफोन पहने हुए हैं, और बीच में आप देखेंगे तो पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स हैं। इनको आपने क्या कहा कि ये इयोसिनोफिल हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ गिवन इन योर एनसीईआरटी। माइंड यू, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th एनसीईआरटी एज वेल। इसके बाद जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स बच गए हैं जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्कशन है, उसके लिए सेपरेट वीडियो ना करके
करके जब मैं आपको कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले उसमें थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग दिस। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझ तक बताइए, जिस भी तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूं जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।